अब जरा आ जाते हैं जी अपनी कारकर्दगी पर। जिसका डर था वही हो गया, लेकिन हम भी बड़े बड़े ढीठ है, वो उम्मीदें लगाना नहीं छोड़ते अपनी टीम के साथ और बस जहन में यही बैठा लेते कि नहीं चले कोई बात नहीं, एक बार ऐसा हो गया तो अगली बार ऐसा नहीं होगा। लेकिन जनाब वही हुआ, पाकिस्तान ने इफ्तिताही मैच में इतनी बदतरीन शिकस्त का सामना किया कि बस क्या कहें आपसे। ये शिकस्त शाहीनों की उस रिवायत को बरकरार रखती है कि वो बड़े इवेंट्स में अपने पहले मैच में नाकाम रहते हैं। अल्लाह करे कि ऐसा हो कि पहले मैच में वो नाकाम रहते हैं तो आगे जाके कुछ कामयाबी भी समेट लेते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में न्यूजीलैंड की जानिब से दिए गए 321 रन के ताक़ुब में पाकिस्तानी टीम 47.2 ओवर्स में 260 रन पर ढेर हो गई और न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 50 ओवर्स में 320 रन का बड़ा स्कोर बना दिया। न्यूजीलैंड के 320 रन के ताक़ुब में पाकिस्तान को पहला धचका फखर जमान की सूरत में लगा, जो फील्डिंग के दौरान इंजरी की वजह से मैदान से बाहर चले गए थे और कानून के मुताबिक जो इब्तदाई 20 मिनट होते हैं वो उस वक्त तक बैटिंग नहीं कर सकते थे। तो फिर हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम जो है वो इब्तदा से ही हमें मुश्किलात का शिकार दिखाई दी और इंतहाई सुस्त रवि से स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाते रहे। पाकिस्तान ने पावर प्ले के इब्तदाई 10 ओवर्स में 22 रन बनाकर होम ग्राउंड पर कम तरीन स्कोर बनाने का बदतरीन रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। यही रह गया था। साउथ शकील 19 गेंदों पर 6 रन बनाने के बाद आउट हुए, जिसके बाद कैप्टन मोहम्मद रिजवान बैटिंग के लिए आए और वो भी 14 गेंदों पर सिर्फ 3 रन के मेहमान साबित हुए। मैच के आगाज से ही सुस्त बैटिंग करने वाले बाबर आजम आउट होने तक मुश्किल में ही दिखाई दिए। उन्होंने निस्फ सेंचुरी तो स्कोर की लेकिन अपनी टीम को मुश्किल से नहीं निकाल सके। लगता है उनके ज़हन में यही था कि बस अपने लिए खेल रहा हूं, 50 कर लूं, किसी तरह बस हो जाए। खुशदिल शाह ने भी मैच को बचाने की भरपूर कोशिश की लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कौमी टीम के कैप्टन मोहम्मद रिजवान ने मैच के बाद गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि कोशिश करेंगे कि अपने बकिया तमाम मैचेस जीते। टॉम लैथम ने अच्छी बैटिंग की जिसका न्यूजीलैंड की टीम को फायदा हुआ। हाँ, इसमें इन्होंने ये तो नहीं बताया कि आखिरी 10 ओवर्स में हमने क्या किया और क्या कारकर्दगी दिखाई 113 रन की। जबकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नायब कैप्टन की बात करें सलमान अली आगा का, तो उनका ये कहना है कि इस विकेट पर 300 अबूर किया जा सकता था। हमें बैटिंग में अच्छा आगाज नहीं मिल सका और 320 रन करना होते तो पावर प्ले में अच्छा खेलना पड़ता है। जी जी जी, दुनिया को कम्पीट करना, अब इस पर क्या बात करूं। मैं तो कोई बात नहीं मजीद कर सकती। मैंने तो सिर्फ जो आपको बताने थे फैक्ट्स वो बता दिए हैं, थोड़े से फिगर्स मैंने बताए हैं। हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं, देखते हैं वो क्या कहते हैं। जी, सैयद मोहम्मद अवैस हमें ज्वाइन कर चुके हैं और इरशाद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों को जी सुबह खैर। कैसे हैं आप अवैस? तो अभी तो कल के बाद से बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा कि आप वो बात कहें, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बेहतर है और चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है। लेकिन मैंने कहा ना कि कल जो हुआ है पाकिस्तान टीम के साथ, तो खुद परेशान थे कि आखिर बोलूं क्या। आगे बढ़ने से पहले जरा मैं पूछ लूं रिशाद साहब से भी, वो भी ठीक है? रिशाद साहब आप भी खैरियत से हैं? जी खैरियत से हूँ, लेकिन वही जैसे अवैस कह रहे हैं कि ये समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करें। इतनी गलतियां पाकिस्तान ने की हैं और इतना डिमोरलाइज हैं हम लोग, ऑनेस्टली समझ में नहीं आ रहा है कहाँ। सही बात है, वैसे हमें भी नहीं समझ में आ रहा कि बात करें क्या, कहाँ से आगाज करें। अच्छा वैसे बहुत मुश्किल है। मुझे ज़रा ये बताएं कि आपको देख के क्या लगा, ये टेस्ट था वनडे था क्या? मतलब उनको देखे तो T20 लग रहा था और अपनी टीम को देखें तो मतलब समझ में नहीं आ रहा कि क्या था। आपने तो खुद क्रिकेट खेली हुई है, ज़रा हमें भी समझाएं। अच्छा, थोड़ा सा मैं पहले टॉस के ऊपर आना चाहूँ। बहुत से लोग ये बात कर रहे थे, मैंने खुद भी कहा था कि पाकिस्तान की अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो हम लोग बैट चेजर्स जाने जाते हैं। वंस इन अ ब्लू मून अगर आपकी टीम परफॉर्म कर दे तो आपको नजर आता है, लेकिन हम इतने कोई अच्छे चेजर्स नहीं हैं। कल के मैच में टॉस इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि मैच स्टार्ट होने से पहले आपको पता है ड्यू फैक्टर का मैंने कल भी कहा था कि रोल प्ले होगा, लेकिन कल कुदरती हवा बड़ी तेज थी, आपने कल देखा होगा, तो ड्यू फैक्टर एज सच को उसने रोल प्ले नहीं किया। कप्तानी को लेकर अगर बात करूं तो मैं खुद भी थोड़ा सा हैरान था। कल स्टार्ट ऑफ द इनिंग्स की बात अगर मैं करूं, इन द बॉलिंग यूनिट आपको कप्तानी थोड़ी सी एनर्जेटिक नजर आई, बात भी कर रहे थे, फील्ड प्लेसमेंट की बात करें। लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आई, जब टॉम लैथम बैटिंग कर रहा था, आगा सलमान एक राइट आर्म ऑफ स्पिनर है। टॉम लैथम का अगर ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखें, राइट आर्म ऑफ स्पिनर के खिलाफ तो थोड़ा बहुत वो स्ट्रगल करता हुआ नजर आपको आता है। और टॉम लैथम और अब्दुल्ला शफीक की कहानी बिल्कुल सेम है। उसने इससे पहले कोई अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, फिर भी उसको कंटिन्यू किया उन लोगों ने। आपने आगा सलमान को 3 ओवर देके उसको हटा के खुशदिल शाह को आप ले आए, ये क्या कप्तानी थी? मुझे समझ में नहीं आई। दूसरा, अगर खुशदिल शाह को एब्स्ट्रैक्ट इतना ज्यादा टर्न मिल रहा है, आपने देखा होगा उनकी 1-2 बॉल्स को जो कि उन्होंने थोड़ा सा लूप दिया, आप कह सकते हो कि थोड़ी सी गेंद जो सी फ्लाइट के अंदर उसको जो सा सपोर्ट मिली, तो थोड़ा सा आपको ना टर्न विकेट के अंदर आपको नजर आया। लेकिन मैं कहा ना कि प्लान क्या था आपका, फिर उसके बाद खिंची हुई गेंदें आप तेज तेज करवा रहे हो, आखिर चल क्या रहा था? इसलिए मैंने कहा ना कि आपके पास जो एक जेन्युइन स्पिनर है दूसरा, उसकी आपको कमी महसूस हुई। आप अगर बॉलिंग यूनिट पे आप आ जाएं,
पेस बैटरी की, तो जो मैंने कल भी एक बात की थी कि 15 ओवर से लेके जो आपका मिडिल ओवर्स है, जहां पर आपकी विकेट टेकिंग एबिलिटी होती है, पाकिस्तान टीम बुरी तरीके से एक्सपोज हो रही है। आप शाहीन को देख लें, आप नसीम शाह को देख लें, आपको नजर आता है कि जो फटीग है वो कैरी करें। मिडिल ओवर्स की मैं बात कर रहा हूं, वो नहीं होना चाहिए था जो कल रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी में जो तलख कलामी हुई है उस ओवर के अंदर। देखिए वो कप्तान है, आपको कप्तान को सुनना पड़ता है, जो मामला आता है बाहर करे इन द ग्राउंड, वो लीड कर रहा है, उसको आपको सुनना पड़ेगा। और वो गलत बात नहीं कर रहा था। मुझे नहीं पता कि शाहीन शाह अफरीदी आखिर करना कौन सा एक्सपेरिमेंट चाह रहे थे। हारिस रऊफ ने बड़ी जबरदस्त स्पेल जो उनसे मिडिल ऑफ द जो डेथ ओवर्स के अंदर आप बात करें, बड़ा एक जबरदस्त उनका स्पेल रहा है। पाकिस्तान का कलेक्टिवली कल जो उनसे डाउनफॉल हुआ है, मैं खाली बैटिंग को इस पे नहीं कहूंगा, आपकी बॉलिंग यूनिट ने आपको मरवाया है। 300 प्लस स्कोर, आपको याद हो हम ये बात कर रहे थे कि 260 होगा, और इस विकेट के ऊपर 260 अगर टर्निंग ट्रैक ना मिला, अगर वो ड्यू रोल प्ले करती है, तो पाकिस्तान बड़ा अच्छा क्वेश्चन में नजर आपको आ जाएगा। आपकी बॉलिंग यूनिट ने आपको मरवाया, आपके पास डेथ ओवर का बॉलर नहीं है। आपको समझ में आ रही थी कि जिस तरीके से स्पिनर को कौन लेके आता है डेथ ओवर्स के अंदर, मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आई कि आप किस स्ट्रैटेजी के साथ जा रहे हैं। आप अपने बैटिंग ऑर्डर की बात करें, मैंने क्यों कहा था कि आपके पास ये जो 3-4 मैचेस आपको मिले थे और आपने न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचेस खेले हैं यार, आपको अभी तक समझ में नहीं आ रही कि उनका क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वीक पॉइंट है। आप चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आप साउथ शकील को आपने क्यों नहीं इंक्लूड किया हर मैच के अंदर? मैं ये तो बार बार कह रहा था कि उस्मान को करते, इसको करते, ताकि आपको आइडिया होता कि यार अगर हमारे मामला ठीक नहीं चलते, अगर आपके पास एक क्वेश्चन नहीं मिल रहा, तो यार इसको हम इस पोजीशन पे खिला सकते हैं। आपने उठा के एकदम साउथ शकील को ओपन करवा दिया। फखर का मुझे पता है इंजरी का मामला था, साउथ शकील ने जो 15 डिलीवरीज डॉट खेली है पहले, वो सारा का सारा प्रेशर आपकी बैटिंग ऑर्डर पे। सही कह रहे हैं आप। अच्छा रिशाद साहब, आपको क्या लगता है, जिस तरह से ओवैस बात कर रहे हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या स्ट्रेटजी लेकर चले, हमारी टीम की वैसे क्या स्ट्रेंथ है, क्या क्यों हम फॉर्म में नहीं आ रहे? और न्यूजीलैंड से पहले हमारे मैचेस हो चुके हैं, हम उस वक्त क्या रीड नहीं कर सके टीम को, और हमें हमेशा से ही लगता है कि ड्यू फैक्टर हमें फ़ायदा देगा और फिर बॉल स्पिन करेगा, लेकिन जो कारकर्दगी रही है, आपको क्या लगता है कि शिकस्त की मेजर रीज़न क्या थी? जी है ना, देखिए एक बात तो ये है जो मेरे ख्याल में एक बच्चा भी बता देगा। जब आप देखिए कि दुनिया की 2 बेस्ट टीमों को हमने उनके होम ग्राउंड्स पे हराया, ऑस्ट्रेलिया को, साउथ अफ्रीका को, तो उसमें जो लड़के ट्राई किए, जो अच्छा खेले, उनका कॉन्फिडेंस बेहतर हो रहा था, अचानक आके टीम को इतना चेंज कर दिया जिसकी कोई लॉजिक समझ में नहीं आई। एक वेल ऑयल्ड यूनिट खेलता है जिसके प्लेयर्स को पता होता है कि उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो यहाँ पे एकदम से टीम को इतना चेंज कर दिया, किसी को प्रमोट कर दिया, किसी को डिमोट कर दिया। कोई स्ट्रेटजी, कोई प्रोफेशनलिज्म नजर नहीं आ रहा पाकिस्तान की टीम में। और जैसे ओवैस ने बिल्कुल सही कहा कि इवन फॉर्मर क्रिकेटर्स को मैं सुन रहा था, बहुत सारे वो ये कह रहे थे कि अगर पाकिस्तान टॉस जीते तो पाकिस्तान को बैटिंग करनी चाहिए, क्योंकि न्यूजीलैंड चेज में जाएगा तो फिर भी इंसान सोचता है कि उनको फंसा सकते हैं हम। और न्यूजीलैंड बहुत प्रोफेशनली खेल रहा है, लेकिन पाकिस्तान पहले खेलता दिन की रोशनी में तो बेहतर मेरे ख्याल में नतीजे आते, लेकिन कोई स्ट्रेटजी, जैसे मैं कह रहा हूँ, प्लानिंग नजर नहीं आ रही थी। और बिल्कुल वैसे सही कह रहे हैं कि आप देखिए इस वक्त हमारी बैटिंग तो अंडर क्वेश्चन मार्क रही है फॉर अ लॉन्ग टाइम, लेकिन इस दफा हमारी बॉलिंग जो है 4-5-6 मैचेस से पाकिस्तान इतना ऑर्डिनरी बॉलिंग कर रहा है। कोई एक बॉलर भी ऐसा नहीं है जो इम्पैक्ट कर रहा हो, जो ऐसा लग रहा हो कि उनकी टीम को रन थ्रू कर जाएगा। उन्हीं के फास्ट बॉलर न्यूजीलैंड के आप देखिए, वो मैट हेनरी को वापस लाए, और उनके जो बॉलर हैं वो इतना अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। तो ये समझ सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वैसे वही बात है आपकी वाली कि जब बैटिंग की बारी आती है तो फिर हम क्या कर रहे होते हैं, डॉट बॉल्स दे रहे होते हैं, और जब हमारी बॉलिंग की बारी आती है तो एक्स्ट्रास दे रहे होते हैं। यही वो कुछ चीज़ें जो है। और दूसरा ये कि हमने फ़खर पे बहुत ज़्यादा इन्हिसार किया, और जब फ़खर निकले हैं अपनी इंजरी की वजह से फील्डिंग के बाद, तो वो उसके बाद तो ऐसे ही लग रहा था कि बस पता नहीं हमारे साथ क्या होने वाला है। तो क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, आपने कल कम से कम डॉट बॉल्स की अगर मैं बात करूं तो 20 से 25 ओवर आपने डॉट बॉल्स खेली हैं। ये बहुत बड़ा क्राइम है यार। आप तो 20-25 ओवर, मैं कह रहा हूं आप 2-3 ओवर खेल जाओ तो लोग कहते हैं भाईजान इतना बड़ा क्राइम आपने कर दिया, क्योंकि आप रोटेट द स्ट्राइक पे काम करते हो। आपकी रोटेट द स्ट्राइक कल थी नहीं यार, बाउंड्रीज तो बहुत दूर की बात है। मुझे नहीं पता आखिरकार जो प्रेशर है इतना पाकिस्तान टीम पे आया ही क्यों। मुझे पता है फखर जमान एक इम्पैक्ट प्लेयर है, फखर जमान बहुत ज्यादा जो पाकिस्तान टीम के लिए एक बैकबोन की हैसियत रखते हैं। वो कल इंजरी के बावजूद जिस तरीके की उसने इनिंग्स खेल रहा था, वो पता लग रहा था कि फाइटर है, लेकिन आपने उसको स्टेक पे लगा दी है। अल्लाह करे कि मैं गलत हूं, मुझे लग रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो जाएंगे। जो उनकी इंजरी अब नजर आपको आ रही है, बैटिंग में कल वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, और क्योंकि जिस वक्त वो रनिंग कर रहे थे स्पाइक्स मुझे लगता है वो ग्राउंड में फंसा, तो जो एक
लोअर बॉडी की आप बात करते हैं, अपना लोअर मसल की, तो वो खिंचा है, तो वो थोड़ी सी सीवियर, अल्लाह ना करे हो कि चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो। मैं भी ये कह रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा टेंशन जरूर है इसमें। मसला फिर सबसे बड़ा ये है कि आप जब ओपनिंग डिपार्टमेंट की बात करें, बाबर की चले बात करता हूँ, मैं भी कहता हूँ कि बाबर ने कल जिस तरीके की इनिंग्स खेली है, थोड़ी सी सेल्फिश इनिंग्स थी। मसला लेकिन अगर मैं कंस्ट्रक्टेड की बात करूं, जो प्रॉपर क्रिकेटिंग माइंड की बात करूं, साउथ शकील आपके साथ ओपन करने आते हैं। साउथ शकील ने आते ही 15 डिलीवरीज जो सी डॉट बॉल्स खेली, आप 15 के करीब अगर मैं गलत नहीं हूं। आप एकदम प्रेशर डालते हो अपने ओपनिंग डिपार्टमेंट में। फखर जमान और बाबर आजम की जो जोड़ी चल रही थी वो ये थी कि फखर जमान एक एंड से आपको स्ट्राइक करते हैं, बाबर आजम दूसरे एंड से आपको जो उनसे रन बॉल आप कर लो या जो भी गैप्स निकाल रहे हैं वो आपको नजर आपको आता है। वन डाउन पोजीशन पे आप बात करें, कल आपने टोटली अपनी बैटिंग ऑर्डर ही आपको तब्दील करना पड़ गया ना। इसलिए मैं कह रहा था चैंपियंस ट्रॉफी से पहले बहुत जरूरी था कि आप हर एक्सपेरिमेंट कर लेते। रिजवान आए, रिजवान का जो उसने कैच पकड़ा है वो आउटस्टैंडिंग कैच था, वो होती है फिटनेस लेवल की। जी आपने देखा होगा हमारी फील्ड में बड़ी, कल फील्ड के अंदर हमारी बड़ी खराब कारकर्दगी है, हमारी कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। उसके बाद आप बात करें मिडिल ऑर्डर की, आगा सलमान ने कल जो इनिंग्स खेली है इन जैसी विकेट्स के ऊपर, जब आपको इतना ज्यादा रन्स चाहिए होते हैं खास करके, और जब आपने रन रेट को मेंटेन करना है, तो आपको ऐसी आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेलनी पड़ती है। लोग कह रहे हैं ना कि आगा सलमान को जरूरत क्या थी, कि भाईजान उसको जरूरत थी, डिमांड ऑफ क्रिकेट थी, क्योंकि आपकी एवरेज चढ़ रही थी, आपने उस एवरेज को भी तो किल करना है। खुशदिल शाह ने, मैं अपनी बात अगर करूं, मुझे भी शटअप कॉल दी है, बहुत से लोगों को शटअप कॉल दी, जिसने कल परफॉर्मेंस दिखाई है। अगर उसके साथ एक और आगा सलमान की बात कर लूं, या शायद फखर अनफॉर्चुनेटली जल्दी आउट हो गए, अगर फखर खड़ा रहता तो शायद मैच का पासा कुछ और पलट जाता था। ये ताहिर ने भी कल बहुत बुरी शॉट के लिए, ये शॉट नहीं थी भाई। आप आते ही अपना दूसरी गेंद के ऊपर आप करना क्या चाह रहे हो, थोड़ा सा सेट तो हो जाओ। आप वो बैट्समैन तो नहीं हो कि आते ही आपको कि मैं इनिंग्स का जो स्टार्ट कर दूं, स्ट्राइक रेट मेरा बड़ा तगड़ा होगा। पाकिस्तान का कल बुरी तरीके से फ्लॉप एक्सपेरिमेंट हुआ है, और जिस तरीके का भी आप देखें, अगर वो नेट रन रेट देखें तो आप माइनस के अंदर है और आप आखिरी पोजीशन में है। आप सोच रहे होंगे कि जी हम इंडिया को शिकस्त दे दें, इंडिया को भी शिकस्त अगर दे देते हो, अल्लाह करे आप दे दो, आपने अपनी एवरेज को मेंटेन करके शिकस्त देनी है। ये नहीं कि खाली शिकस्त दे के आपको मैं सेमीज के लिए क्वालिफाई करूंगा। जो हालात हैं बहुत मुश्किल आपके लग रहे हैं सेमीफाइनल के लिए। रिशाद साहब, हालात मुश्किल लग रहे हैं हमें तो बहुत ज्यादा, और जिस तरह से भी ओवैस बात कर रहे थे बाबर आजम की, आपको भी लगा कि जो कल वो खेल रहे थे वो सिर्फ अपने लिए खेल रहे थे, खुद के लिए खेल रहे थे, और बस वो चाह रहे थे कि किसी तरह मैं कुछ ना कुछ स्कोर बस कर दूं, 50 कर दूं, और जिस तरह की स्लो इनिंग्स उन्होंने खेली उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं कहूंगा बहरहाल वो जो उस वक्त सिचुएशन की डिमांड थी इसकी वजह से वो कॉशियस थे, और ऑफ कोर्स रन नहीं बन रहे थे, ऑपोजिट साइड से बैट्समैन आउट हो रहे थे, तो वो एक अलग बात है। लेकिन देखिए जो टीम का प्राइम बैट्समैन होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कहाँ पे डिफेंड करना है, कहाँ एक्सेलरेट करना है, किस तरह से अपने पार्टनर्स को गाइड करना है। और अब न्यूजीलैंड की टीम की आप मेच्योरिटी देखें कि उनके जब 70 पे 3 खिलाड़ी आउट हो गए थे, उनका नंबर 1 बैट्समैन जो है एक्सपीरियंस के हिसाब से विलियमसन, वो 1 रन पे सिर्फ आउट हो गया, और उसके बाद भी न्यूजीलैंड ने इतना जबरदस्त रिकवर किया। तो ये मैच्योरिटी होती है टीम की। तो ये कहीं नजर नहीं आ रही कि अगर फर्स्ट की फखर को इंजर्ड भी थोड़ी सी हो गई तो बाकी बैट्समैन क्या कर रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा एक क्वेश्चन मार्क आ रहा है कि पाकिस्तान की टीम और पाकिस्तान के प्लेयर जिस वक्त होता है उस वक्त डिलीवर नहीं करते, ये एक इमेच्योरिटी नजर आ रही है। और प्लानिंग की जहां पे मैं बात कर रहा हूं, उसमें देखिए रिजवान और बाबर ने T20 में भी एक साथ कई दफा ओपन किया है, वनडे में भी ओपन किया। अगर उनको फखर को प्रॉब्लम हुआ था तो मेरे ख्याल है रिजवान को ऊपर आना चाहिए था ओपन करने के लिए। सऊद ने अभी तक ओपन की, उनको प्रैक्टिस नहीं है, उनको मैचेस में एक्सपोजर नहीं दिया गया एज ओपनर, तो उनको एकदम से ऊपर भेज देना ये मेरे ख्याल है बहुत पुअर प्लानिंग थी। और ये सारी चीजें बॉलिंग में भी नजर आई, पुअर स्ट्रेटजी, पुअर बैटिंग ऑर्डर। तो ये अब ये इस तरह से जैसे ओवैस कह रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन मार्क है हमारे ऊपर कि एक मैच भी खुदा न खासा हम और हारते हैं तो हम चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो जाएंगे। तो हमें बहुत जरूरी है कि अगला मैच जीतना, और बहुत ही हाई स्कोरिंग रेट से जीतना। सही है, ये बड़ा चैलेंज के लिए। हाँ, जैसे बात कर रहे थे वैसे आप, अगला इंडिया के साथ मैच है, क्या करना है हमने, क्या होगी हमारी परफॉर्मेंस, या फिर बस दुबई का ट्रिप ही लगेगा? देखिए मुझे पता है फ्रस्ट्रेशन तो है, दुख भी है जो जिस तरीके से कल आपकी परफॉर्मेंस थी, और मैंने खाना के समझ में भी नहीं आ रही कि हम अल्फाज यूज करें। आई एम सॉरी टू से, पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस थी, आपका ओपनर है, और आप देखें ना, अगर आपने इस टीम के खिलाफ अगर हालिया मैचेस ना खेलें तो मैं कह सकता हूँ कि यार आपको थोड़ा सा टाइम लगता है एडजस्टमेंट करते हुए। आपने यार कंटिन्यूसली 3 मैचेस खेल चुके हैं, तब भी आप अगर इस टीम का माइंडसेट ना पढ़ सको तो फिर आपकी गलती, उन्होंने आपका बेहतर माइंडसेट पढ़ा था।
अब आपने मूव ऑन करना है दुबई में। दुबई स्पोर्ट्स सिटी के अंदर आपका इंडिया के खिलाफ मैच है। वहां पर जो आज तक मैं, क्योंकि यूएई के लिए खेलता रहा हूँ पूरी जिंदगी, अगर जो क्रिकेट वहां पर खेली है तो मुझे आइडिया है कि उस विकेट पे जितना भी आप काम करो टर्निंग ट्रैक आपको मिलेगा, और वहां पर इतना हाई स्कोरिंग गेम नहीं होता। 270 280 भी बड़ा चेजेबल टफ टोटल होता है, क्योंकि दूसरी इनिंग्स के अंदर बॉल काफी ब्रेक होता है वहां पर। मेरा फिर वही सवाल है कि इंडिया 4 स्पिनर्स के साथ इंडिया इस वक्त दुबई में मौजूद है। उन्होंने पता है कि हर मैच खेलना ही उन कंडीशंस के अंदर है, लेकिन 4 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स उनके पास। यार हमारे पास तो दूसरा स्पेशलिस्ट स्पिनर ही कोई नहीं है। आपके पास आवाज अपना, अगर आप बात करें ब्रार के अलावा, महसूस हो रही है जी स्पेशलिस्ट स्पिनर की, आप सही कह रहे हैं। और रिशाद साहब, व्हाट्स योर टेक ऑन इंडिया पाकिस्तान मैच? क्या लगता है आपको कि खाली दुबई का टूर ही होगा या फिर कुछ हालात बेहतर हो जाएंगे हमारी टीम के? जी, आप सही कह रही हैं। और उसमें ज्यादातर जो तजिया निगार हैं, जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, वो तो क्लियरली कल सारे चैनल्स पे कह रहे थे कि इंडिया इज अ क्लियर फेवरेट फॉर दिस मैच। बहुत ज्यादा पाकिस्तान का चांस बिल्कुल ज्यादा नजर नहीं आ रहा है। एक बात मैं ये कहूंगा है ना कि अगर खुदा न खास्ता ऐसा होता है कि फखर जमान अगले मैचेस के लिए उस तरह से फिट नहीं हो पाते, या कुछ थोड़ी सी भी अगर इफ्स एंड बट्स हैं, तो उनकी जगह जो पहले कहा जा रहा था कि स्पेशलिस्ट स्पिनर आप कोई सेलेक्ट करें, शजील खान को करें या इमाम, उनका बहुत अच्छा एवरेज है। तो इस दफा अगर कोई चेंज, ऐसा फोर्स चेंज पाकिस्तान को करना पड़ता है, तो बड़ा जरूरी है कि पाकिस्तान कोई बहुत सही आदमी को फखर की जगह लेके आए, शर्जील को या इमाम को, क्योंकि ये सिलेक्शन ही है जो हमें प्रॉब्लम कर रहा है इस वक्त। अगर इरफान नियाजी या सुफियान मुकीम इस तरह के प्लेयर्स हमारी टीम में होते जो ऑस्ट्रेलिया में थे, इतना अच्छा परफॉर्म किया, तो ये बड़ा जरूरी है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो, उनके पास अच्छा बैकअप हो, उनके पास प्लेयर्स हो उस वक्त के लिए जब क्राइसिस हो। तो वो पाकिस्तान के पास नजर नहीं आ रहा है अनफॉर्चुनेटली। और दुबई का जहां तक मैं कहूंगा, उसमें दुबई में पाकिस्तान ने 2 मैचेस इंडिया के खिलाफ खेले, दोनों इंडिया ने जीते हैं। वैसे शारजा वगैरह में तो पाकिस्तान का बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, लेकिन ये कि दुबई में इंडिया का पल्ला भारी है डेफिनेटली। चलिए जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया। रिशाद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे।